नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम है, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस ज्ञान पर। ठीक है, फिर बता देना चाहता हूं कि सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर अभी मैं तकरीबन 1 ईयर से काम कर रहा था, लेकिन हमें नहीं लगा कि उससे कोई विशेष बेनिफिट हासिल हुआ। और यही वजह है कि मैं अब जो भी क्लास दे रहा हूँ उसको बहुत सोच समझ के दे रहा हूँ। मालूम चला क्लास तो हम दे रहे हैं लाइव आके, बच्चे कितने जुड़ रहे हैं, 10 12 15, हमें नहीं लगता कभी 20 22 से ज्यादा जुड़े होंगे। तो हमें लगता है कि मुझे कुछ ऐसे विद्यार्थियों की तलाश करनी चाहिए जो कंपटीशन में रियल इन्वॉल्वमेंट करना चाहते हैं। होता क्या है आजकल, हर व्यक्ति हर विद्यार्थी अपने माता पिता से यही कह के आता है कि मुझे कंपटीशन निकालना है, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। बट सरकारी नौकरी पाना सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है आज के टाइम में। जब तक बच्चा 8 10 घंटे पढ़ने नहीं पढ़ोगे, नौकरी बहुत दूर का ख्वाब। अभी आपके सामने केवीएस एनवीएस आया है। केवीएस एनवीएस में टीचर बनना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। जो बच्चे 12th पास करके आते हैं वो तो और ज्यादा, उनका एक अलग ही स्टाइल आइकॉन होता है कि मुझे ये करना हो। जब वो 18 20 साल के होते हैं समझ में नहीं आता, जब 25 26 के होते हैं तो फिर बड़ी उनसे देर मतलब हो जाती है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि देखिए, करंट अफेयर भी हर एग्जाम के लिए अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लाइटली मत लीजिए। जैसे आप कोई भी मतलब एग्जाम देंगे, तकरीबन हमें लगता है 10 क्वेश्चन तो हमेशा आपको मिलते हैं करंट अफेयर से जुड़े। एक बात हमको ये ध्यान देनी चाहिए, पहली बात। दूसरा क्या है कि जैसे आप करंट अफेयर, जैसे क्या है कि आजकल सभी लोग पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है भाई, अच्छी बात है, इसमें कोई बुरा नहीं, कौन पढ़ा रहा कौन नहीं पढ़ा रहा। बट देखना ये चाहिए कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कैसे कैसे क्वेश्चन पुट होते हैं, पीवाईक्यू, ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते रहो तो उससे भी जानकारी मिल जाएगी। तो जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए साफ साफ बोलना है, जीएस ज्ञान ना, जीएस ज्ञान ये है यूट्यूब चैनल। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और इसी के नाम पर या इसी, वो एक हमने टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है। तो जो बच्चे टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं वो अगर यूज कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। जो है जीएस ज्ञान, पहले सर्वोदय इंस्टीट्यूट था, सर्वोदय को खत्म नहीं किया है, वो है। इसलिए हमने विद्यार्थियों से कहा कि हो सके तो दोनों से आप जुड़ जाइए, सर्वोदय इंस्टीट्यूट से भी ना, कहीं कोई कमी नहीं है। बशर्ते क्या है कि कंटेंट डाल रहे थे उस पर भी, बट वो एक साल का टाइम हुआ जिसकी वजह से उसका कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ और इसीलिए उसको रोकना पड़ा, फिर नया चैनल सेटअप करना पड़ा, जीएस ज्ञान। खत्म तो नहीं करेंगे, पढ़ाने का काम है तो उसको चाहे भले कम करें, बट पढ़ाना तो कंटिन्यू रखेंगे, हमेशा ही हमेशा रखेंगे। अभी जैसे यूपी मतलब एसआई का है या एसएससी जीडी का है, तो अब चूंकि एक टाइप के बच्चे नहीं मिलते, ये कोई क्लास तो है नहीं कि हमने 50 का ग्रुप बना लिया कि इसमें सारे बच्चे बैंक वाले हैं, इसमें सारे रेलवे वाले हैं। इसमें क्या है, मल्टीपल वैरायटी है, कोई टीचिंग का है, कोई रेलवे का है, कोई एसएससी का है, कोई बैंकिंग का है, कोई सिविल का है, हर प्रकार के बच्चे। तभी हमने कहा कि ये जो करंट अफेयर है ये बिल्कुल जीरो से लेकर के इसको टॉप में रखा है। यानी अगर कोई पीसीएस यूपीएससी का भी एग्जाम देना चाहता है तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट ही होगा। मैंने बहुत सिंपल सा नहीं पढ़ाया कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, मेघालय की राजधानी क्या है, मणिपुर के सीएम कौन है, ये सब बहुत छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन पुट करते हैं ना। अब इसमें कोई नया अपॉइंटमेंट होगा तो आएगा। चलिए, अक्टूबर मंथ का हम करंट अफेयर आपको एक साथ दे दे रहे हैं, जितना भी टाइम पढ़ाने में जाता है, 40 मिनट 45 मिनट या 1 आवर बहुत ज्यादा ना, इससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने सिलेक्टेड 30 40 कंटेंट की न्यूज ही रखी है जो इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग देखें और इसमें जरा कमेंट करके बताइएगा कि सेशन में कोई कमी लगी या क्या है, उसको हम फिर इंप्रूवमेंट करके और बेहतर करेंगे ना। चलिए, भारत ने 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में 5 विकेट से हराकर महिला विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि अभी जो आईसीसी T20 जो महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है उसमें विनर कौन है, रनर कौन है। कभी कभी क्या होता है, विनर नहीं पूछते हैं, रनर पूछ लेते हैं, तो ये भी ध्यान देना जरूरी है ना। तो फाइनल में यानी अब जब उसने जगह बना ली और ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को मतलब हरा दिया, जो खुद 7 बार की चैंपियन है, तो समझ सकते होंगे इंडिया ने कारनामा कर दिया। इंडियन टीम की जो कैप्टन है हरमनप्रीत कौर चर्चा में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनको भी पीएनबी ने ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। हर एक बात ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो लेक्चर भी अच्छा लगेगा ना। तो अब 89 रन की पारी खेलकर टीम को तीसरी बार विश्व फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
कैप्टन का नाम इंपॉर्टेंट, हरमनप्रीत कौर, ये ध्यान रखें। और इसी का पीडीएफ, जैसे अगर आपको लगता है कि हमने लेक्चर सुन लिया, कुछ एक्सप्लेन करना हुआ, मैंने समझा दिया, इसी का पीडीएफ जो है आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर हम अभी थोड़ी देर में सेंड कर देंगे, जैसे वीडियो अपलोड करते हैं ना। तो मान के चलिए कि अक्टूबर और नवंबर दोनों मंथ का करंट अफेयर एक साथ आपको प्रोवाइड कर देंगे। दिसंबर का फर्स्ट वीक अभी फिनिश हुआ है और मतलब सेकंड वीक चल रहा है, तो दिसंबर का फर्स्ट वीक का न्यूज भी अपलोड कर देंगे। तो करंट अफेयर जो हमारे चैनल पर शुरू से पढ़ा है, और वैसे भी कहा कि 5-6 महीने करंट अफेयर आप हमेशा पढ़ के जाओ, केवीएस हो, एनबीएस हो, किसी भी एग्जाम के लिए मैंने टीम से बात कर रखी है, टीम का ही प्लान चल रहा है। तो उम्मीद है कि रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, इनके भी टीचर हम कोशिश करेंगे मिल जाए, जिससे एक प्रॉपर बैच प्लान करके चीजें करेंगे तो ज्यादा अच्छी रहेंगी ना। तो अब चूंकि भूमिका निभाई 2 नवंबर को, चूंकि हम आपको जो अक्टूबर का करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं ये 31 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 अक्टूबर से नहीं, इसके बाद नवंबर की न्यूज मिलेगी। तो 2 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका और भारत में फाइनल मैच खेला जाएगा। अब चूंकि खेला जा चुका है तो रिजल्ट भी आ गया होगा, जाहिर सी बात है कि इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को जो है मतलब हराया है और भारत इसका विजेता बना है पहली बार। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बस इतनी सी बात है, समझ में आ गई होगी आपको। पहली बार इंडिया जीता है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसकी बहुत तारीफ की ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कुछ जैसे हमने देखा कि जो बैकग्राउंड वगैरह है मैं चेंज करता रहता हूं, जो बैकग्राउंड को कुछ मतलब लेकर के या लाइटिंग कुछ भी ऐसा होता है जो एक बार कमेंट करिएगा, हम उसको और इंप्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि आपके सजेशन, आपकी कंप्लेन ही हमको बेहतर बना सकती है, ध्यान रखिएगा ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, अच्छा हमने चूंकि अभी कुछ समय के लिए मैंने ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाया जो इंटर करके मतलब डिग्री कॉलेज में इंटर करके बैठे हुए हैं, या अभी वो एक अपना फ्यूचर देख रहे हैं कि हम ये कोर्स करके अपने आप को कहां पर सेटल करेंगे। बहुत वीक बच्चे हैं वो जब बहुत सारा पढ़ लेंगे, धीमे धीमे समझेंगे तो समझ में आएगा। वीक है, जीवन भर वीक नहीं रहेंगे, मेहनत कर लेंगे तो अच्छे भी हो जाएंगे ना। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन संबंधित नियमों एवं शर्तों की मंजूरी दे दी। मतलब कहने का यह है कि भारत में अभी तक 7 वेतन आयोग जो सरकारी नौकरियों में जो है, वो राज्य सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो, उन्हीं लोगों को इसका फायदा मिलता है ना। तो इस फैसले से करीब 50 लाख कर्मचारियों और करीब 69 लाख 69 लाख पेंशन धारकों को लाभ होगा। यानी जो पेंशनर हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। सरकारी नौकरी के ये मजे हैं कि आपकी पेंशन आती है, पेंशन है तो फिर टेंशन नहीं है आपको, आपका परिवार, आपके बच्चे मजे से बढ़िया लाइफ जीते हैं। लग्जरी लाइफ तो हम नहीं कह सकते, टाटा बिरला अंबानी तो नहीं बन जाएंगे, लेकिन उनको खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं है। रहने के लिए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई क्या करता है, अगर 50,000 रुपए से स्टार्ट करता है अपनी जॉब, तो रिटायरमेंट होते होते 1 लाख से ऊपर ही चला जाएगा हर हाल में, और ज्यादा ही जाएगा, क्योंकि 30-35 साल की अगर उसकी नौकरी है तो 1-1.5 लाख वो जाएगा, इससे ऊपर भी जा सकता है। और समझ लीजिए कि अब तो ओल्ड पेंशन स्कीम समाप्त हो गई, ओपीएस एनपीएस आ गई, नेशनल पेंशन स्कीम आ गई है, फिर भी इसमें थोड़ा सा कम करके आपको मिलेगा। तो सरकारी नौकरी के ये फायदे हैं कि, और अगर इन केस वो व्यक्ति नहीं रहता है तो उसकी पत्नी को आधी पेंशन मिलती है, बच्चों के भी मजे रहते हैं, पेंशन आती रहती है। 60 साल के बाद आपकी जितनी भी लाइफ बचती है, 15 साल, 20 साल, 10 साल, जैसा भगवान ने आपका मेंशन कर रखा हो, आप आराम से मजे में जीते हैं, कोई टेंशन नहीं। ये है सरकारी नौकरी के फायदे। अब इसमें क्या है कि आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट की रंजना प्रकाश देसाई, ध्यान रखेंगे फीमेल है। आयोग 18 माह के भीतर अपनी सिफारिशें देगा, आवश्यकता पड़ने पर आयोग अंतरिम रिपोर्ट भी पेश कर सकेगा। तो ध्यान रखेंगे अभी जो 8वां पे कमीशन बनाया गया है उसकी अध्यक्ष कौन है, रंजना प्रकाश देसाई, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा क्या है, ये कब से लागू होगा, 1 जनवरी 2026 से ऐसा प्लान है। यानी जो भी एम्प्लॉय हैं केंद्र सरकार के, उनको 1 जनवरी 2026 से 8वें पे कमीशन के आधार पर वेतन मिलेगा। मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति 60,000 की सैलरी में पा रहा है तो तकरीबन 80 प्लस के आसपास हो जाएगी ना। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अब इसमें देखेंगे, ये थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, 2040 में भारत का अंतरिक्ष में अपना स्पेस सेंटर होगा। ये कौन कह रहा है, ये इसरो कह रहा है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये 1969 में फॉर्म हुआ और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है।
और अगर कोई विद्यार्थी पढ़ता है, अगर इस जब भी कोई वीडियो कैसे भी देखे, वो जरा कमेंट करके बताएगा कि इसरो के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, ये उसे बताना है, ठीक है। अब केंद्रीय मंत्री है प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत अब 257 गीगावाट क्षमता के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हरित ऊर्जा उत्पादक बन गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रैंक आती है, पूछते हैं कि हरित ऊर्जा उत्पादक देशों में भारत की क्या स्थिति है, तो भारत अभी 4th नंबर पे है, इसका ध्यान रखेंगे ना हम लोग। इंडिया जो है वो 4th नंबर पे है ना। चलो अब इसके बाद क्या है, ये 2014 के मुकाबले 3 गुना बढ़ोतरी हुई है, जब ये दक्षता 81 गीगावाट की थी ना। बात समझ में ही नहीं आई। अब हम लोग 257 गीगावाट तक जो है पहुंच गए हैं, और 2014 से इसलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि 2014 से पहले जो भारत में सरकारें होती थी वो कांग्रेस की सरकार थी। तो जाहिर सी बात है, जो एक सरकार आती है वो अपनी पिछली सरकारों से ही अपनी कार्यशैली को कंपेयर करती है कि हमने कितना इंप्रूवमेंट किया है तब से लेकर के अब तक ना, ये मतलब कहने का। चलिए ये पॉइंट कंप्लीट है, और इसके अलावा 2-3 चीजें और भी इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिए। कह रहे हैं कि जोशी, वही है प्रहलाद जोशी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 8वीं बैठक में बताया। देखो ये जो ISA है, ये देखो अगर पढ़ाने पा जाए तो बहुत कुछ पढ़ाने के लिए आप हमारे पास होता है। ISA का कई बार हेडक्वार्टर पूछा जाता है, और इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में है, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये स्पेशली भारत और फ्रांस की मुहिम है, जिसके आधार पर पहले इसमें कहा गया था कि जो मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के देश ही इसमें शामिल होंगे। फिर कहा गया ऐसा नहीं, जितने भी मेंबर यूनाइटेड नेशन में है वो सबके सब इसके मेंबर हो जाएंगे। तो ये चीज जो बताई कि भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2014 में 2.8 गीगावाट से बढ़कर 128 गीगावाट हो गई है। ये सारे डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चा, ध्यान रखेंगे, इनको पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत सिंपल एग्जाम देते हो तो उतना डीप में नहीं पूछना चाहिए, बट अगर थोड़ा सा भी एग्जाम का लेवल है तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ना। फिर क्या लिखा, सोलर पैनल बनाने की क्षमता 2 गीगावाट से बढ़कर 110 गीगावाट, और सोलर सेल उत्पादन 0 से बढ़कर 27 गीगावाट तक पहुंच गया है। ये टारगेट है, और ये सारे टारगेट इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अगला देखिए पॉइंट क्या है। अगला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैटर उत्तर प्रदेश से है ना। तो क्या कह रहे हैं, यूपी का 76वां जिला बनेगा कल्याण सिंह नगर। ये बात तो क्लियर है कि यूपी में जो जिले हैं उनकी संख्या है 75, ठीक है। 75 डिस्ट्रिक्ट यूपी में। इसके बाद क्या कहा गया, यूपी में अब एक और नया जिला बनाने की तैयारी चल रही है। ये जिला जो अलीगढ़ और बुलंदशहर के क्षेत्र को काटकर पूर्व CM कल्याण सिंह के नाम पर बनाया जा सकता है, क्योंकि उनके जो बेटे हैं राजवीर सिंह, उन्होंने कुछ समय पहले मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी, और उन्होंने कहा भी था कि हमारे पिता का एक बड़ा योगदान है इस उत्तर प्रदेश में, तो हम चाहते हैं कि उनके नाम से एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। इसी बात को गौर करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा ठीक है, हम भी इस पर विचार करते हैं, और देखते हैं। अभी ये SIR वाली थोड़ी प्रक्रिया हो रही है, तो उम्मीद है कि ये भी एक डिस्ट्रिक्ट बनेगा यूपी का, और इसमें क्या करेंगे वो लोग, अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ क्षेत्रों को काटेंगे, कुछ एरिया को लेंगे। एक डिस्ट्रिक्ट बनने के लिए कम से कम 3 तहसील होनी चाहिए, 3 तहसील की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्या क्वेश्चन है, ये भी हम लोग देखेंगे। कह रहे क्वांटम भौतिकी में विश्व स्तरीय शोध एवं अनुसंधान में से विशिष्ट पहचान बनाने वाले IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं अमित अग्रवाल को इस वर्ष के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के अंतर्गत विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार की ओर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मानों में से ये एक है। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 45 वर्ष से कम आयु के विज्ञानियों को दिया जाता है, तो इसको भी पढ़ लेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी बात समझ में आनी चाहिए ना। चलिए तो ये कई पूछा जाता है ना, जैसे ऐसे भी पूछ लेंगे कि भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है, तो विज्ञान के क्षेत्र से। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार आए हैं, जैसे हमने सुना है कि बीसी राय पुरस्कार का संबंध किस जो है क्षेत्र से है। आप चाहें तो ओल्ड पेपर देखिए, आपको मिल जाएगा। और इतने समय से पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात उसका अनुभव तो है, इसीलिए हड़बड़ाहट नहीं है। बहुत डीप में समझाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, हो सकता है उतना बच्चा कोई इंटरेस्ट ना लेता हो। तो देखिए क्लास पढ़ाना एक अलग चीज है, ऑनलाइन पढ़ाना एक अलग। ऑनलाइन में क्या अपनी कोई भी आप मतलब कथा कहिए वो चलती रहती है, क्योंकि आजकल क्या है 10 न्यूज में से एक न्यूज तो आप गलत कंफर्म देंगे, उल्टा पुल्टा तो पढ़ाई देंगे, कंफर्म है, या तो बहुत टाइम दीजिए आप। इसके बाद ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लीजिए।
देश के मशहूर खगोल वैज्ञानिक दिवंगत जयंत नार्लिकर, मतलब ये है नहीं दिवंगत, मतलब ये हमारे बीच नहीं है, इनकी डेथ हो गई है। सर्वोच्च विज्ञान सम्मान, ध्यान रखेंगे विज्ञान के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है ये विज्ञान रत्न पुरस्कार। अभी इसकी शुरुआत ही हुई है 2023 से, तो 24 में ही दिया गया है पहली बार, अब ये 25 में दूसरी बार दिया जा रहा, ठीक है। और 23 जो है अगस्त को, याद आया आप लोगों को, 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे, याद आया कुछ? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है नेशनल स्पेस डे ना, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ना। तो वैज्ञानिक का मई में निधन हो गया था, 25 की बात है। नार्लिकर ने बिग बैंग थ्योरी को चुनौती दी थी, जिसके अनुसार ब्रह्मांड एक ही क्षण में बना था। उन्होंने ब्रिटिश खगोल शास्त्री फ्रेड हैल के साथ मिलकर सिद्धांत प्रकाश जो है किया था। अब ये अगर आप ना पढ़ना चाहें तो छोड़ दीजिए, मेन पॉइंट ये इतना इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात ये है। आप अनावश्यक लोड मत लीजिए, वही चीजें करिए जिसमें करने में आप सक्षम है। समझ रहे हैं हमारी बात? कंपटीशन बच्चा क्या है ना, जैसे हिंदी पढ़नी रहती है, रीजनिंग पढ़नी रहती है, मैथ पढ़नी रहती है, इंग्लिश पढ़नी रहती है, एक विषय नहीं है। जैसे कोई कहे कि हम फला हम जो है हम पॉलिटिकल साइंस के से विशेषज्ञ है, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस जीएस का एक छोटा सा हिस्सा है। तो जैसे आप जब विषय पढ़ते हो तो जीएस आता है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मैथ आती है और रीजनिंग आती है ना। इतने विषय आपको कमांड करने पड़ते हैं किसी भी सरकारी नौकरी के लिए ना। तो ये जब विषयों पे कमांड हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे आप। चलिए इसको छोड़ दीजिए, जहां तक आवश्यक हो वहीं पढ़िए, ठीक है। चलिए बुकर प्राइज देख लीजिए, ये एक मुहिम है, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। बुकर प्राइज फाउंडेशन ने काल्पनिक कहानियों के लिए एक नया चिल्ड्रन बुकर पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। यानी अभी तक जो बुकर पुरस्कार हैं वो दो क्षेत्रों में है। साहित्य के क्षेत्र में तो दिए जाते हैं, एक बुकर प्राइज है, एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज है। ये पहली बार ऐसी मुहिम है जो चिल्ड्रन के लिए, यानी चिल्ड्रन बुकर पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की गई है। इसका चयन बाल और वयस्क निर्णायकों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। ये प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार प्रदान करने वालों बुकर प्राइज फाउंडेशन ने कहा कि इस पुरस्कार के पहले संस्करण के नामांकन की शुरुआत 2026 में होगी और 27 से ये प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ना कि अभी हाल ही में बुकर ने कौन सा अवार्ड शुरू किया, तो बच्चों के लिए अवार्ड होगा ये, और विजेता को 50,000 पाउंड या अपनी करेंसी में देखेंगे तो 59 लाख रुपए बनते हैं एक पाउंड की जो वैल्यू है ना। चलो ये भी हो गया पॉइंट। अभी हमने आपको पढ़ा रखा था बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज, उसमें डिफरेंस भी होता है। धीरे धीरे आप जब हमसे पढ़ना शुरू कर दोगे, जब हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाओगे, और हम सारे विद्यार्थियों से कहना चाहेंगे जो विद्यार्थी कहीं से भी अटैच है, जुड़ा है, थोड़ा अभी मैं सेमिनार नहीं कर पा रहा हूं, मैं सेमिनार करता हूं कॉलेज में जाकर के, तो नए नए बच्चे और ज्यादा जुड़ेंगे ना। चलिए इसके बाद देखते हैं, ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा क्वेश्चन? विज्ञापन जगत के दिग्गज है, फेमस व्यक्ति हैं पीयूष पांडे का मुंबई में निधन हो गया। देश के 2014 के संसदीय चुनाव का लोकप्रिय जो मतलब स्लोगन था कि अब की बार मोदी सरकार, पांडे ने ही लिखा था। जब याद होगा 10 साल जब मनमोहन सिंह की सरकार रही तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो लोग नहीं समझे या लोगों को नहीं अच्छा लगा, इसलिए कहा बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। मैं उस समय दिल्ली में ही रहता था, तो पूरे पूरे मेट्रो, जितने भी मेट्रो के डिब्बे थे, कंपार्टमेंट थे, वो सारे के सारे रंग दिए थे भाजपा ने। अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ अत्याचार, बहुत हुआ जुल्म, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, ऐसे नारों से पूरी दिल्ली को सेट कर दिया था। मुझे सब पूरा वो सीन याद है जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को डिक्लेयर किया एज ए पीएम। इसके अलावा एक क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में यूपी देश में दूसरे स्थान पर है, ये अच्छी बात है। हमने देखा है कई सारी योजनाओं में उत्तर प्रदेश जो है, तो ये तो उस योजना में नंबर 1 पे है या नंबर 3 में आ गया, टॉप 10 से ऊपर वो जाता ही नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में यूपी देश में मतलब दूसरे स्थान पर है। देश में महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें कुछ बातें और भी हैं जिसको हम आपके साथ मतलब डिस्कशन कर देंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। क्या लिखा है? ये जो पीएम स्वनिधि मतलब योजना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पीसीएस में आई हुई है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में पीएम स्वनिधि योजना की प्रगति की वर्चुअल समीक्षा बैठक हुई। इसमें देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, बैंकों प्रतिनिधि व यूपी के नगर विकास मंत्री AK शर्मा सहित कई लोग दिल्ली में शामिल हुए।
मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना की नई रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 1.25 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 99.40 लाख आवेदन स्वीकृत हैं और उनको ऋण भी दिया जा चुका है। अब मैं आपको समझाता हूं कि राज्यों के अगर मतलब एनालिसिस करें आप, तो इसमें नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है, थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश है। बट इतना पढ़ के क्या करेंगे आप, ठीक है, शुरू के 3 पढ़ लीजिए, बहुत है। नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, सेकंड पे उत्तर प्रदेश है, थर्ड पे मध्य प्रदेश, फोर्थ गुजरात और पांचवें पे तमिलनाडु। अब ये जो स्कीम है, ये मैं आपको चाहता हूं अब बताना, इसको जो आप पढ़ लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। स्कीम थोड़ा और छोटा कर देंगे तो एक ही पीपीटी में आ जाएगा, तो थोड़ा समझाने में आसानी रहेगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा सा करते हैं ना उसको, फॉन्ट साइज। अब ये जो पीएम स्वनिधि योजना है, ध्यान रखें क्या बता रखे हैं हमने, पीएम स्वनिधि योजना। आप 2021 का पेपर देखिए भी मिल जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता देकर उन्हें औपचारिक बनाना और उन्हें डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित करना। जो स्ट्रीट वेंडर मतलब जो गली चौराहे मोहल्ले में जो आपके हॉकर्स हैं, आवाज दे दे के सामान बेचते हैं, वही सब होते हैं। इसमें कितना मिल जाएगा ऋण, 10,000 रुपए तक बिना गारंटी वाला ऋण, जिसे चुकाने के बाद 20,000 रुपए और 50,000 रुपए के बड़े लोन मिल सकते हैं। ब्याज सब्सिडी भी है, 7% की ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है। डिजिटल प्रोत्साहन भी है, अगर डिजिटल लेन देन मतलब करेंगे तो 100 रुपए कैशबैक भी मिलेगा आपको। लाभार्थी कौन कौन होंगे ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कभी पूछ लेते किसके लिए है स्कीम में। रेहड़ी पटरी वाले, हॉकर ठेले वाले, फल सब्जी विक्रेता हो गए, नाई हो गए, मोची आदि, ये लोग इसमें इंक्लूड हैं। दूसरा कोई भी व्यक्ति इनके अतिरिक्त इस स्कीम का हिस्सा नहीं बनेगा। प्रशासन इसका कौन कंट्रोलर है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये स्कीम आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये इसकी जैसे क्वेश्चन दे देंगे पीएम स्वनिधि के बारे में, इनमें से क्या सही है क्या सही नहीं है। तो ये मंत्रालय कौन सा है, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, MOHUA द्वारा संचालित है। इसी के मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, जिनका भी नाम लिया था। ये हरियाणा के फॉर्मर सीएम भी रह चुके हैं ना। चलिए, हम लोग जब क्लास हरियाणा में लेते थे तभी वहां के मुख्यमंत्री ही हुआ करते मनोहर लाल खट्टर ना। चलो, अब तो वहां के जो सीएम है मतलब हरियाणा के, उनका नाम है नायब सिंह सैनी। आप ये लोग यहां नोट कर लेंगे, हरियाणा के सीएम का नाम नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी। चले, अगली बात क्या है। अब ये एक पॉइंट ये आरबीआई की तरफ से है, देख लीजिए। आरबीआई ने एक बढ़िया नियम किया है और ये एक बैंकिंग का भी क्वेश्चन है और इसको इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हैं। आप बैंकों के ग्राहक अपने खाते में 4 व्यक्तियों तक नामित यानी नॉमिनी बना सकते हैं। अभी नॉमिनी की संख्या क्या थी, प्रकार से ज्यादातर लोग नॉमिनी में अपने पत्नी को, अपने परिवार के व्यक्ति को ही बनाते थे। अब इसमें क्या है, 4 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, रिलेटिव भी आपके हो। वैसे भी नॉमिनी आप उसी को बनाओगे जो आपका बड़ा खास होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। सरकार कह भी दे पूरे मोहल्ले नॉमिनी कर दो, तो क्या पूरे मोहल्ले नॉमिनी आप करेंगे, कभी नहीं आप करेंगे। नॉमिनी उसी को बनाएंगे जो आपके प्रति 100%, जिसको आप अच्छा मानते हो। तो ग्राहक ये तय कर सकेंगे कि उनका पैसा या मतलब सुरक्षित रखी गई संपत्ति किसे मिले और कैसे बांटी जाए। ये व्यवस्था कब से लागू हुई, 1 नवंबर 2025 से, ध्यान रखिए। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या लगभग 477 है, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं लिखा कितनी है, काउंटिंग करना बड़ा पैनिक काम होता है, वो भी वन्य जीव संरक्षण को लेकर के ना। तो जो भारत की कुल हिम तेंदुओं की आबादी का 68% है, ठीक है, लद्दाख में इनकी प्रेजेंस सबसे ज्यादा पाई गई। ये भारत में हिम तेंदुओं का सबसे बड़ी संख्या और दुनिया में सबसे अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। हिम तेंदुआ, स्नो लियोपार्ड जिसको कहते हैं। जनसंख्या आकलन, ठीक है, रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या 718 है। मतलब पूरे भारत में 718, जिसमें से स्पेशली लद्दाख में देखेंगे तो 477 है। लद्दाख हिम तेंदुओं के लिए एक उपयुक्त निवास स्थान है। कई बार पूछा जाता है कि हिम तेंदुओं का भारत में प्राय स्थान या एक निश्चित लोकेशन क्या है, तो ध्यान रखेंगे लद्दाख। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखिए, डेली पढ़ेंगे, रेगुलर रिफर्ट करेंगे तो करंट अफेयर वगैरह क्या होगा, कुछ भी नहीं बच्चा पर। देखिए, जिसका एग्जाम केवीएस एनवीएस का है वो रात दिन लग गए हैं, अगर नहीं लगेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। सर पोस्ट इतनी कम है, फॉर्म पड़ जाते हैं 20-20 लाख फॉर्म। हम कहते 10 लाख बेकार लोग भी होंगे, 10 लाख तो सीरियस होंगे जो काम करेंगे ना। इसके बाद एसबीआई से क्वेश्चन एक है, ये भी देख लेंगे। एसबीआई भारत सरकार का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है।
ठीक है, भारत सरकार का सबसे बड़ा, या अपने देश का कहिए, ठीक है, भारत का भी सबसे बड़ा है गवर्नमेंट का, देश का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक एसबीआई है ओवरऑल गवर्नमेंट में। अब देखेंगे क्या है, एसबीआई को विश्व बैंक, की वर्ल्ड बैंक है और ये आईएमएफ है, दोनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कभी अगर वीडियो देखेंगे सर्वोदय इंस्टीट्यूट पढ़े होंगे तो मिल जाएंगे। और जो विद्यार्थी थोड़े पुराने पुराने मतलब जैसे 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़े वो एबीसीडी समझते हैं कंपटीशन की। जो बिल्कुल नए नवेले होते हैं उनके लिए एसबीआई पैनिक, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ पैनिक। वो खाली शुरुआत से वही सब साइंस मैथ पढ़ के आए हैं बस, और उनको जहां जीएस में एंट्री होती कहते सर हिस्ट्री, अरे बाप रे बाप, ज्योग्राफी बाप रे बाप, हर बात में बाप रे बाप ही करते रहते हैं। या इंटरेस्ट ले या सीखे तो मजा आए उनको ना। वार्षिक बैठक के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में न्यूयॉर्क स्थित ग्लोबल फाइनेंस से 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। बैंक ने 2 खिताब, वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 और बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025 जीते। दोनों जीता है एसबीआई ने। ये दोहरी मान्यता बैंक की नवाचार, वित्तीय समावेशन और ग्राहक उत्कृष्टता के प्रति। अब खैर एसबीआई वाले ग्राहक कैसे डील करते हैं वो तो एसबीआई वाले जानते होंगे ना, हम तो कुछ कहेंगे नहीं। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी एसबीआई में मैनेजर भी हैं और क्लर्क भी हैं, ठीक है। ऐसा कोई क्षेत्र होगा नहीं जहां अपने पढ़ाई विद्यार्थी ना बैठे हो। तो चलिए ठीक है, ये एसबीआई को अवार्ड मिला है, ठीक है। चलो, दुनिया भर में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम उनसे ज्यादा टारगेट करेंगे जिनके एग्जाम अभी 2-3 महीने में, जैसे यूपीएसआई है, केवीएस एनवीएस है। तो यूपीएसआई और केवीएस एनवीएस के सारे विद्यार्थी पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दुनिया भर में वन क्षेत्र के मामले में भारत की रैंकिंग में 1 स्थान का सुधार हुआ है, मतलब जहां हम 10 पे होंगे वहां 9 पे आ गए। भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में वैश्विक स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है। खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ के ने बाली में वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन जीएफआरए 2025 रिपोर्ट में जानकारी दी। बाली एक शहर है इंडोनेशिया का, और एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है ना। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र में भारत का 2% का मतलब योगदान है। वहीं हर साल भारत में 0.27% तक जंगल बढ़ रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में चीन और रूस के बाद, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में चीन और रूस के बाद भारत तीसरे स्थान पर आता है, ये ध्यान रखेंगे। एनुअल ग्रोथ रेट के आधार पर जो इंडिया है वो चीन और रूस के बाद नंबर 3rd पे आता है, और बाकी अगर ओवरऑल देखेंगे तो हम 9 नंबर पे हैं। अभी कुछ हम डेटा आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आपको भी देखने को मिलेंगे। 5 देशों में आधे से ज्यादा जंगल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया का कुल वन क्षेत्र 4.14 अरब हेक्टेयर है, जो पृथ्वी की 32% भूमि पर है। अब जैसे ये सब डेटा याद कर लीजिएगा, ये सब आपके बड़े एग्जाम में बड़ा हेल्पफुल रहेंगे। जैसे क्या लिखा है, दुनिया का कुल वन क्षेत्र 4.1 अरब हेक्टेयर है, जो पृथ्वी की 32% भूमि पर है। अभी आप देखे होंगे ब्राजील के अमेजोन जंगल ना, ब्राजील में जो अमेजोन पूरा जंगल है, ये प्रति व्यक्ति औसतन 0.5 हेक्टेयर वन क्षेत्र के मतलब बराबर है। इसमें से 54% वन क्षेत्र 5 देश, यानी आप सोचिए पूरे वर्ल्ड में खाली 54% या आधे से ज्यादा डेटा 5 ही देश कवर कर लेते। कौन 5 देश? रूस, ब्राजील, कनाडा, अमेरिका और चीन। ये ध्यान रखेंगे, रैंक इंपॉर्टेंट है। ये 5 देश 54% कवर करते हैं, इसमें इंडिया नहीं आता। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, कांगो, इंडोनेशिया, भारत के अलावा शीर्ष 10 पेरू देश शामिल है। ये आप पढ़ लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां से तुम कह सकते हैं पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है, आपको पकड़ के तो लाएंगे नहीं हम। ये तो आपको समझना है कौन सा टीचर कैसा है, किस यूट्यूब पे कैसे पढ़ा रहा है वो। तो अब मैं किसी ज्यादा बड़े प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ा यूट्यूब पर। बड़े प्लेटफॉर्म मतलब यही जहां ज्यादा हुल्लड़बाजी भीड़ है, वही है आज के टाइम में बड़ा प्लेटफॉर्म। सिलेक्शन लेने वाली संख्या बहुत कम होती है सर, वो 100, 200, 500 बहुत है। वर्ष 2015 से 25 के बीच चीन में वन क्षेत्र में सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि हुई है, ठीक है। चलिए, इसके बाद रूस में हुई है। अब भारत में इतने हेक्टेयर बढ़ा है ना। चलो, अधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष मतलब 10 देश हैं, इनकी रैंकिंग जरा हम आपको मतलब कर देते हैं। जैसे देखिए, आप सब मत पढ़िए, 10 में 10 तुमने बोल दिया रूस है। देखिए, ये उसका एरिया दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, तो जाहिर सी बात जब एरिया सबसे ज्यादा रूस के पास, परसेंटेज सबसे ज्यादा रूस के पास होगा। तो रूस देख लिया आपने। नंबर 2 पे ब्राजील, नंबर 3rd पे कनाडा है, नंबर 4 पे अमेरिका, नंबर 5 पे चीन, नंबर 6 पे कांगो, नंबर 7 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 8 पे इंडोनेशिया, नंबर 9 पे भारत है, 10वें नंबर पेरू है। और ये डेटा कौन दे रहा है? एफएओ, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बता रखा है, ठीक। चलिए, अब इसके बाद देखेंगे ओलंपिक स्वर्ण मतलब विजेता। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्रदान किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब जैसे जिनको नहीं पता होता डिफेंस मिनिस्टर कौन है,
होम मिनिस्टर कौन है, लॉ मिनिस्टर कौन है। तो उनके लिए छोटे छोटे पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हैं। जो बच्चे इंटर पास करके आ गए हैं या ग्रेजुएशन में कर रहे हैं, उनको बिल्कुल समझ नहीं है, तो वो छोटी छोटी बातों पर भी नजर रखा करें, एक कॉपी बना लें, उसको नोट कर लिया करें। बड़े बच्चे जो सीरियस हैं, 2-4 साल से लगे हैं, यूजी पीजी तक कर लिया, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं, उनको पता ही रहता है ना। उन्होंने ठीक है, चलिए ये एक मतलब नीरज चोपड़ा के बारे में थोड़ा परिचय देख लीजिए। ओलंपिक के हैं, ओलंपिक या भाला इनका मेन गेम है। चलिए, ये कह रहे हैं कि राजनाथ ने दिल्ली में आयोजित एक समारोह में टेरिटोरियल आर्मी में सेवारत स्टार भाला फेंक खिलाड़ी को लेफ्टिनेंट कर्नल सेमानत रैंक का प्रतीक चिन्ह प्रदान किया है। इस अवसर पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जैसे जिनको नहीं पता है वो कम से कम आर्मी हेड का भी नाम नोट कर लेंगे। क्या नाम है? उपेंद्र द्विवेदी, ये आर्मी हेड हैं और सेना कई अन्य वरिष्ठ मतलब अधिकारी मौजूद रहे। नीरज चोपड़ा 26 अगस्त 2016 को नायब सूबेदार के तौर भारतीय सेना में शामिल हुए थे और 2021 में उन्हें सूबेदार और 2022 में सूबेदार मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया था। हरियाणा के पानीपत के हैं, हरियाणा के पानीपत के, ये खांडरा गांव के हैं जन्मे। जो मतलब नीरज है, सोचिए इनके पास एक समय ये स्थिति थी कि भाला खरीदने के पैसे नहीं थे, जेवलिन, ये स्थिति आप सोचिए 8-9 हजार रुपए मिलता होगा, जो भी आता हो, जैसा भी हो भाला, अब वो उसके पैसे नहीं थे इनके पास, ये स्थिति थी इनकी। और आज ये बंदा एक समझ लीजिए अपने इंडिया में गोल्डन बॉय कहा जाता है। तो जाहिर सी बात, जब इसने ओलंपिक में गोल्ड जीता तो चर्चा में आ गया। 2020 में भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत को पहली बार स्वर्ण पदक मतलब इसने दिलाया था। इसके बाद उन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक में भी रजत पदक जीता था, गोल्ड से तो नहीं रह गए। अच्छा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। IUCN, देखिए तो इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगर आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, पर्यावरण, तो उसमें इसकी टॉपिक की इंपॉर्टेंस है। ये 1948 में है, स्विट्जरलैंड में है ये स्थापित। ये संगठन प्रगति और सतत विकास के लिए विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। तुवालू IUCN का 90वां राज्य सदस्य और ओशनियाई क्षेत्र से 11वां बना है। जो ओशनियाई रीजन उससे 11वां है, ओवरऑल देखेंगे तो 90 नंबर पे तुवालू शामिल हुआ है। तुवालू का विशेष आर्थिक क्षेत्र लगभग 9 लाख मतलब वर्ग किलोमीटर है, जो इसके भूमि क्षेत्रफल से हजारों गुना बड़ा है। IUCN की सदस्यता तुवालू को ग्रीन क्लाइमेट फंड और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जैसे वैश्विक प्रयासों से जोड़ती है। ठीक है, अब इसके बाद बाकी जो, चूंकि तुवालू का मेंबर बनी गया है, तो जो भी इससे फायदे मिलते हैं कि फाइनेंशियल बेनिफिट है और क्या क्या वन्य जीव संरक्षण है, रेड डेटा बुक है, तो ये सब में कहीं ना कहीं उसकी हेल्प होगी। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, कह रहे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले का आयोजन इस वर्ष 6 से 9 दिसंबर के बीच चंडीगढ़ में किया जाएगा। अब तो चंडीगढ़ में हो ही गया। मेले के आयोजन का जिम्मा पंजाब मतलब विश्वविद्यालय को सौंपा गया है। मेले का थीम क्या है? विज्ञान से समृद्धि, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने महत्वपूर्ण नेतृत्व बदलाव घोषणा करते हुए मतलब सोनाली सेन गुप्ता को नई कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 9 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगी ना। तो समय समय के अनुसार आरबीआई अपने में कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति करता है। जैसे आरबीआई में गवर्नर तो होता ही है, डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं, इसी प्रकार से जो है कार्यकारी निदेशक भी होते हैं और इनका नाम है सोनाली सेन गुप्ता। अमेरिकी टेक कंपनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, अमेरिकी टेक कंपनी गूगल, ठीक है, गूगल के सीईओ कौन है? किसी को पता होगा तो कमेंट करिएगा। सुंदर पिचाई, भारतीय हैं, सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई ना। चलिए, अगले 5 वर्षों में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एआई डेटा सेंटर बनाएंगे। इससे 20 से 30 हजार नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। तो ध्यान रखेंगे, गूगल अपना जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में डेटा सेंटर स्टैब्लिश करेगी ना। चलिए, वेनेजुएला में लोकतंत्र की लौ जलाए रखने वाले विपक्षी पार्टी नेता मारिया कोरेना मचाडो को शांति नोबेल पुरस्कार की बात आती, चूंकि अक्टूबर का करंट अफेयर है, तो नोबेल पुरस्कार 6 विषयों में दिए जाते हैं। हो सकता है कोई विषय इसमें ना आया हो, मैं मुझे कभी ऐसा फील होगा, आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं आपको नोबेल अवार्ड पढ़ा दूंगा। 6 विषय में थोड़ी सी उनकी कहानी है, अगर वो मैं आपको समझा दूंगा तो आप जिंदगी भर भूल भी नहीं करेंगे नोबेल। लेकिन चूंकि करंट में है, होता क्या है, 24 का अलग, 25 का, सबके नाम बदलते रहते हैं। बाकी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, वो नहीं भूलेंगे आप लाइफ टाइम। वेनेजुएला में लोकतंत्र की लौ जलाए रखने वाले विपक्षी पार्टी के नेता मारिया कोरिना मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। हालांकि कई जगह से प्रयास किए जा रहे थे कि यह अवार्ड जो है मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मिल जाए, नहीं मिला। तो ध्यान रखेंगे, वेनेजुएला
मारिया कोरिना मचाडो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 में से आप कम से कम एक पीस का पढ़ लिया करिए और एक पढ़ लिया करिए लिटरेचर। दोनों इंपॉर्टेंट है। नॉर्वे की नोबेल समिति के अध्यक्ष जार्गन, अरे छोड़ो इनको, खरीद से क्या मतलब है, आपको क्वेश्चन मिल गया ना, मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला। कुछ करेंगे तभी मिलेगा, ऐसे मिलता भी नहीं है। अमेरिका वाले तो खैर ट्राई कर रहे थे, बट इंडिया ने भी मौका नहीं दिया उनको ट्राई करने का, रह गए बेचारे, चिल्लाते रहे। पाकिस्तान कह रहा था दे दो भाई, अच्छा आदमी है। चर्च ऑफ इंग्लैंड ने 3 अक्टूबर को सारा मुलली को आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी नियुक्त कर इतिहास रच दिया है। ये पहली बार जब किसी महिला को इस पद पर नियुक्ति दी गई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मामला लंदन का है, इंग्लैंड का है। चर्च ऑफ इंग्लैंड ने 3 अक्टूबर को सारा मुलली को आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी नियुक्त कर दिया है और ये पहली बार जब किसी महिला को इस पद पर नियुक्ति दी गई है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट स्थित बिशप ऑफ लंदन ने उनके नाम की घोषणा की है। ठीक है, चलिए, तो इसमें कुछ और ऐसा है नहीं। चिकित्सक नोबेल पुरस्कार एक महिला समेत 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। उन्हें सम्मान कैंसर और मधुमेह के इलाज में मददगार कोशिका की खोज पर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा इनको और ये सब जो अवार्ड दिए गए, जैसे लिखा है मैरी ई ब्रनको, फ्रेड रैम्सडेल अमेरिका, जबकि सिमोन सकागुची जापान, ना 3 नाम है, मैरी ई ब्रनको और फ्रेड रैम्सडेल ये अमेरिका के हैं, जबकि सिमोन सकागुची जो है वो जापान की है। तो ध्यान रखेंगे, चिकित्सा है मतलब मेडिकल के फील्ड का ये नोबेल अवार्ड है। चलिए, हंगरी के उपन्यासकार, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। देखिए, पढ़ने को मना नहीं करते आप, 6 के 6 पढ़ लीजिए। नाम सब में 2-3 होते हैं, किसी में 4 तो नहीं होते, कम से कम 3-3 2-2 मिल सकते हैं। किसी में एक ही मिलेगा, एक ही मिलेगा तो बढ़िया रहेगा, टेंशन कम रहेगी। 3-3 नाम होंगे, 2-2 नाम होंगे, थोड़े पैनिक होंगे। 6 विषय हैं, तकरीबन 18 नाम मिल सकते हैं आपको ना। तो हंगरी के उपन्यासकार, हंगरी देश है, लास्लो क्रास्नाहोरकई। आप सोचो कितना दर्द भरा नाम है, आप संभाल नहीं पाएंगे उसको, लेकिन फिर भी अगर आप बार बार आप पढ़ेंगे, अब इसमें बहुत लोग ट्रिक भी आपको पढ़ा देंगे। आजकल यूट्यूब पे बहुत काम चल रहा है ट्रिक वाला, नाच नाच के पढ़ाना, गा गा के पढ़ाना, हो सके तो आपके घर आ जाए तेल पाउडर मार मार के पढ़ाना। तो मतलब जैसे इस प्रकार से, जिस प्रकार से लोग यूट्यूब पे आजकल पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए तेल पाउडर, जैसे कहा आपके घर आ जाए, मान लो आपका तेल काजल कर दिया, आपके हाथ पैर मतलब दबा दिए, कहा कि आप पढ़ते रहिए क्योंकि आपकी वजह से हम जिंदा है। हम लोग थोड़ा ज्यादा सोचते नहीं है, सोचते हैं जो चल रहा है ठीक चल रहा है, बेहतर क्या कर सकते ये इंपॉर्टेंट है। तो आजकल यूट्यूब वालों का वो आपको ट्रिक पर मतलब इसमें कुछ मतलब बताएंगे, जो है मतलब लासला लासला लालना पालना जैसे भी पढ़ा दे, ऐसे भी लोग टीचर हैं आजकल, कमी नहीं है पढ़ाने वालों की। अभी कुछ दिन पहले देखा होगा, 2 दिन पहले की बात है कि यूट्यूब से देख करके मतलब कुछ लोगों ने एक महिला का ऑपरेशन कर डाला, पथरी उथरी का। अब महिला तो बची नहीं, अब वो सब जो भी किए होंगे वही भागे भागे फिर रहे हैं। तो ज्यादा किसी चीज पर निर्भर मत होइए। किताबें आपके पास पहले से थी, आज भी हैं, आगे भी रहेंगी। किताबें बेहतर पढ़िए, ठीक है, शॉर्टकट के पीछे ज्यादा ना भागी, इसमें सिर्फ आपका नुकसान होता है, वो भी दिल खोल के ना। तो हंगरी के उप नावलिस्ट हैं लास्लो क्रास्नाहोरकई को इस साल साहित्य के नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है और यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस कुछ इनका और मैटर तो नहीं, इनकी कोई किताब उताब को, हाँ अच्छा ये है, इनकी एक रचना भी है, सम्मोहक और दूरदर्शी मतलब कृत्य के लिए, तो ये ध्यान रखेंगे, सम्मोहक और दूरदर्शी ये इनका कलेक्शन है, नॉवेल है जो भी है। तो हंगरी के हैं लास्लो क्रास्नाहोरकई ना। चलो ठीक है। फिर इस वर्ष भौतिकी का भी नोबेल पुरस्कार इसमें अमेरिकी जो वैज्ञानिक जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट एंड जॉन एम मार्टिनिस को प्रदान किया जाएगा। चलो ठीक, ज्यादातर तो अमेरिका वाले और जापान ये वाले सब मार देते हैं, थोड़ा इंडिया वाले पीछे रह जाते हैं। स्टार भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू, इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने, 48 किलो में विश्व चैंपियनशिप में मतलब सिल्वर मेडल जीता है। ये 30 वर्षीय मीरा के कैरियर का वैश्विक चैंपियनशिप में तीसरा पदक। इससे पहले उन्होंने 2017 में स्वर्ण, 2022 में मतलब रजत पदक जीता है। भारतीय जूडो खिलाड़ी लिंथोई चानाम्बम ने 7 अक्टूबर को पेरू की राजधानी लीमा है इतिहास रच दिया है। मणिपुर की 19 वर्षीय, थोड़ा इनका ध्यान रखेंगे, जो जूडो खिलाड़ी है लिंथोई चानाम्बम, ठीक है, भूलना नहीं है सर, इंपॉर्टेंट है तो रखा है। कोई ये मतलब ये मत समझना कि इसका कोई शौक है तो मैंने इसको डाल दिया तो आप इसको पढ़ेंगे, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे।
जूडो जूडो के प्लेयर हैं लिंथोई चानाम्बम ने, ठीक है। पेरू के लीमा में इतिहास रच दिया, मणिपुर की 19 वर्षीय लिंथोई जूनियर जूडो विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नीदरलैंड वाले को इन्होंने हराया है। इससे पहले लिंथोई ग्रुप डी के अपने अंतिम मुकाबले में जापान की सो मोरिचाका से हार गई थी। उन्होंने रेप चेज के जरिए पदक दौड़ में जगह बनाई है, ठीक है। चलिए, तो कहाँ की है ये भी ध्यान रखेंगे, इनका मैंने यहाँ ये मेंशन होगा, देखिए यहाँ है ये, ठीक है। ठीक है ना। मीराबाई चानू कहाँ की है, ठीक है, मीराबाई चानू मणिपुर, ठीक है, मणिपुर की ये भी है लिंथोई चानाम्बम, दोनों ध्यान रखेंगे ना। चलिए, विश्व कैडेट चैंपियनशिप बनने वाली पहली भारतीय, इससे पहले 2022 में विश्व कैडेट चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय थी। लिंथोई की उपलब्धि काफी खास। चलिए, लिंथोई के बारे में क्वेश्चन है, ये थोड़ा पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। पेरू में राष्ट्रपति दीना दीना बोलुआर्ते की त्यागपत्र के बाद देश की संसद ने जोस जेरी ओरे को नया राष्ट्रपति चुन लिया है। तो पेरू के नया राष्ट्रपति कौन बने, ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र में 35,440 रुपए से इसमें करोड़ होना चाहिए, इसमें कहा रुपए कहाँ काम चलेगा, करोड़ भाग गए क्या, करोड़ कहाँ चले गए भाई, इतने पैसे से क्या काम चलेगा। 35,440 करोड़ रुपए से अधिक की पीएम धन धान्य कृषि योजना समेत दो बड़ी योजनाएं शुरू करेंगे। इस वर्ष रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाएगा। उन्हें धातु कार्बनिक, इनके भी नाम मेंशन होंगे, पढ़ लीजिए आप लोग, कहां इनके नाम लिखा है। जापान के सुसुमो कितागावा, ब्रिटेन के रिचर्ड रॉबसन और अमेरिका के उमर मोनिस यागी को पुरस्कार 10 दिसंबर को प्रदान किया जाएगा। हाँ, ये सब 10 दिसंबर को ही दिए जाएंगे। इनके पीछे पूरी कहानी है, फिर वो नहीं बता रहे हैं अभी, जब पढ़ाएंगे तो समझा देंगे कैसे क्या क्या होता है। फ्रांस में 21 माह के भीतर 5वें पीएम का इस्तीफा, सेबेस्टियन लेकार्नो मात्र 27 दिन ही प्रधानमंत्री रहे। फ्रांस की बात है तो फ्रांस के राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है, इनका क्या नाम है, इमैनुअल मैक्रो ना। और अभी उनके 5वें पीएम ने इस्तीफा दिया, इनका नाम ध्यान रखेंगे बस। हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को भारत का पहला कोल्ड रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व, ठंडे रेगिस्तान में जीवों को बचाने की जगह घोषित किया गया है। घाटी में साल भर बहुत ठंडा मौसम रहता है, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी जलपोत आईएनएस एंड्रोथ को अपने बेड़े में शामिल कर दिया गया है। ये दुश्मनों पनडुब्बियों को पानी में तबाह करने की क्षमता रखता है। तो एंड्रोथ ध्यान रखेंगे, एक हमारे यहां भी एंड्रोथ का परिचय देंगे हम। एंड्रोथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जलपोत आईएनएस मतलब इंडियन नेवी शिप, ये भी ध्यान रखेंगे। विशाखापट्टनम पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर के अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में नौसेना का हिस्सा बना। इसमें शामिल होने से नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को मजबूती मिलेगी। चलिए खैर, ये सब तो अच्छी बातें हैं, ये ध्यान रखेंगे हम लोग, यहां से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड्रोथ नौसेना में शामिल होने वाला दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धक जलपोत है। पहला युद्धक अर्नाला है। तो दोनों ध्यान रखेंगे, पूछता है कई बार एंड्रोथ क्या है और उसके 4 ऑप्शन दे देगा। अर्नाला क्या, उसके 4 ऑप्शन। तो अर्नाला पहला है जो मई में शामिल हुआ, एंड्रोथ अभी शामिल हुआ है यानी अक्टूबर में। हाल ही में युद्धपोत शामिल कौन कौन हुए, ये भी सब पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है क्या है ये सब। आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत, आईएनएस वाक्सीर, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस तमाल, आईएनएस निस्तार, ये सब शामिल हुए। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7 ना। तो ध्यान रखेंगे, नीलगिरी, सूरत, वाक्सीर जो है उदयगिरी, और हिमगिरी, तमाल और निस्तार। युद्धपोत आईएनएस एंड्रोथ के भारतीयों शामिल होने की देश की समुद्री ताकत में इजाफा हो गया। चलिए, तो वही बात है। अभी जरा हम एंड्रोथ का परिचय दिखाते हैं। नाम भी खास है एंड्रोथ का, ये पढ़ लेना, ये आपके थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड्रोथ क्या है ना, इस जहाज का नाम एंड्रोथ लक्षद्वीप के एंड्रोथ द्वीप पर रखा गया है। इससे पहले भी आईएनएस एंड्रोथ नाम का जहाज भारतीय नौसेना में शामिल था, जिसने 27 साल तक देश की सेवा की थी। अब नया नाम भी वैसे रखा गया एंड्रोथ के नाम पर। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला विकसित भारत बिल्डथॉन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर वाले सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, जो है उनको नोट कर लीजिएगा, ऐसे मिलते रहेगा तो आपको पढ़ने थोड़ी आसानी रहेगी ना, ये बात है। चलिए,
चलिए बिल्डथान ये हो गया। इसके अलावा हाँ, महान फिल्मकार वी शांताराम की पत्नी और अभिनेत्री संध्या शांताराम का निधन हो गया। चलिए मरने वाली पर्सनालिटी है, एक फिल्मकार की वाइफ नहीं रही। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखें। एक तो मैटर जापान का है, हमारी बनती ज्यादा जापान से। जापान सत्तारूढ़ पार्टी में पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने तकाइची को अपना नया नेता चुन लिया है, यानी जाहिर जाहिर सी बात है यही वहां की अगली महिला पीएम बनी जापान की। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले शख्स बन गए। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेस्ला जानते हैं अमेरिका कंपनी है, और अमेरिका में एलन मस्क चर्चा में रहते हैं। कई बार इनका ट्रम्प से विवाद भी हो गया, फिर कंप्रोमाइज हो गया। तो फोर्ब्स के रियल टाइम जो बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक टेस्ला के शेयरों में उछाल स्पेस एक्स और उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप वगैरह की वजह से इनकी जो इनकम है वो ज्यादा बढ़ गई है, तो ये ध्यान रखेंगे ना। चलिए उड़ीसा के लोकप्रिय मतलब लोक नृत्य कृष्ण लीला के प्रख्यात गायक और पद्मश्री सम्मानित गोपीनाथ स्वयं का 2 अक्टूबर को निधन हो गया। मरने वाली पर्सनालिटी है, ध्यान रखेंगे। भारत को सामाजिक मतलब सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार सम्मानित किया गया। श्रम मतलब रोजगार मंत्रालय ने कहा ये पुरस्कार हासिल करने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन गया। केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मांडविया, इन्हीं के पास मंत्रालय है श्रम और रोजगार मंत्रालय, लेबर एंड जो है एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ना। चलिए केंद्रीय औद्योगिक मतलब सुरक्षा बल सीआईएसएफ को नया प्रमुख मिल गया है। वरिष्ठ आईपीएस मतलब अधिकारी प्रवीण रंजन ने, सीआईएसएफ का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जितने भी हमारे देश के इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जैसे मतलब एयरपोर्ट वगैरह हो गए, इंडस्ट्री हो गई, उनको सिक्योरिटी देता है। उसके जो डीजी बने हैं उनका नाम है प्रवीण रंजन, 32वें मान। इधर चंडीगढ़ बन गया देश का पहला स्लम फ्री सिटी ना, ये इंपॉर्टेंट है, यानी वहां मलिन बस्ती वाला सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। चंडीगढ़ देश का पहला मतलब स्लम फ्री सिटी बनने वाला। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव 36 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो गई। अब ये नहीं काम करेंगे रेलवे में, इनको अवकाश छुट्टी मिल गई ना, तो ध्यान रखेंगे। पहली एशिया की। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक रिलायंस के प्रमुख मुकेश अंबानी गौतम अडानी पछाड़कर फिर से सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ये होता रहता है, कभी मुकेश अंबानी नंबर 1 पे, कभी गौतम अडानी। तो हुरुन लिस्ट है, इसके आधार पर बोला गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना को आज विजयदशमी पर 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। शताब्दी वर्ष पर रामकथा पार्क में, तो यही है। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, ध्यान रखो। आरएसएस 1925 2025 100 वर्ष ना। अभी हाल ही में किस संस्था ने 100 वर्ष पूरे किए, या कौन सा ऐसा संघ जिसने 100 वर्ष पूरे किए अपनी फाउंडेशन के? आरएसएस। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नागपुर में है, नागपुर में है। इसके जो अभी चीफ है वो मोहन भागवत है। और आरएसएस की फाउंडेशन किसने की है? आप इसके पहले व्यक्ति कौन है? बलीराम हेडगेवार। बलीराम केशवराम हेडगेवार। बलीराम केशवराम हेडगेवार। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ राज्य का बालोद जिला देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। पिछले 2 वर्षों में इनमें कोई ऐसा बाल विवाह नहीं हुआ, जिसकी वजह से चर्चा में रहा है। जिला इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ राज्य का बालोद जिला। जाने माने शास्त्रीय गायक और पद्म विभूषण पंडित छन्नल मिश्रा का निधन हो गया। ध्यान रखेंगे, भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, क्लासिकल सिंगर है ना ये लास्ट पॉइंट है। 26 से 27 अक्टूबर आसियान का 47 नंबर का शिखर सम्मेलन मलेशिया के कुआलालंपुर में होगा। ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो लाइन लिखी है कि इसमें मोदी की और ट्रंप की मुलाकात होगी, वो मुलाकात नहीं हुई। ट्रंप इसमें आए थे, मोदी जी इस मीटिंग में वर्चुअल शामिल हो गए ना, तो फैसला चेंज हो गया। पहले की बात तो लिखी थी, तो ध्यान रखेंगे आसियान के बारे में। इंपॉर्टेंट संस्था है आसियान, हमने कई बार पढ़ाया है इसको, पढ़ाते वक्त 1967, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है आसियान का जकार्ता। मेंबर कंट्री 10 से 11 हो गए हैं, ठीक है। एक पूर्वी तिमोर भी बढ़ गया ना, तो ध्यान रखेंगे, इसे पढ़ा रखा है। ये आपका रहा पूरा अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर।
टाइम लगता है थोड़ा सा, कभी कभी थोड़ा ठंडक है तो हेल्थ इशू भी हो जाता है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि हर समय रहता है, बट अभी थोड़ा बहुत जुकाम कोल्ड फीवर सब चलता रहता है ना। तो चलिए, आप सभी लोग बताइएगा कमेंट करके सेशन कैसा लगा, ये क्लास कैसी लगी। और कोई आपके जो मतलब सजेशन है, कमेंट नहीं कर सकते तो पर्सनली मैसेज कर दिया करिए, ठीक है। वह जो भी है आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए। फेसबुक से मतलब जुड़े हैं तो भी उससे आ जाइए, फेसबुक भी है जीएस प्रमोद कौशल, उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं ना, जीएस प्रमोद कौशल ना। तो कई प्रकार से आप हमसे, या यूट्यूब पे कमेंट कर दो, वही रिप्लाई कर देंगे। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का। जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है, चलिए।